महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य जिस मंच से संपन्न हो रहा है, उस मंच पर यहाँ अवस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर राठौर जी, पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत करने वाले सुमन जी, शब्द की समीक्षा प्रस्तुत करने वाले गोविंद जी और अनिता जी को शुभाशंसा प्रस्तुत करने वाले सुरेंद्र जी, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक भाकर जी और इस कार्यक्रम की केंद्रीय भूत सत्ता के रूप में यहाँ उपस्थित डॉक्टर अनीता जी, मेरे समक्ष यहाँ विद्यमान दमोह नगर के साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और मेरे बंधुओं तथा बांधवों, अनीता जी ने जब मुझसे कहा कि उनकी पुस्तकों का विमोचन है और मैंने उनसे पूछा कि पुस्तकें क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि गद्य की 3 पुस्तकें हैं और एक पत्रिका है। मुझे अच्छा लगा कि मैं गद्य की पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर प्रस्तुत रहूँगा। गद्य की पुस्तक मुझे आकर्षित करती है। ऐसा नहीं है कि मैं काव्य को महत्वपूर्ण नहीं मानता। काव्य तो साहित्य की केंद्रीय भूमिका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय जो कविता लिखी जा रही है उसमें अराजकता है। कविता के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे जब काव्य ग्रंथ के विमोचन के लिए आमंत्रित किया जाता है तो मैं बहुत भीतर से पुलकित नहीं हो पाता हूँ। इसलिए नहीं हो पाता हूँ कि जब मैं पढ़ता हूँ किताबों को तो मुझे लगता है पंडित और प्रवीण को जो चित्त हरे सुकवित्त कहावे, जो पंडित और प्रवीण लोगों का चित्र हरण कर लेता है वही कविता कहलाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसको बुद्धिमान सराहना नहीं करते वो कविता के लिए उपयुक्त नहीं होता। तुलसीदास जी ने भी इसी तरह की बात की है कि यही कवित्व नहीं बुद्धे आदरहीन, सो श्रम बाल वृथा कवि करे। जिस कविता की कसौटी सामान्य जन तो होता ही है, लेकिन कविता की कसौटी थोड़ी ऊंची होती है। कविता बहुत ऊंची चीज होती है और उसकी समझ और उसका रचना करना बहुत व्यापक होता है। लेकिन कविता से भी बड़ी चीज होती है गद्य। गद्य को कहा गया है कि गद्य कविनाम लिखसम वदन्ति। गद्य कवियों की भी कसौटी है। जो कवि होकर के गद्य नहीं लिख पा रहा है वह एक तरह से अपूर्ण कवि है। कवि की पूर्णता तो तब समझी जाती है जब वो गद्य में भी लेखन करे और उसके गद्य में भी काव्य की जो महत्वपूर्ण उक्ति है वो गद्य में भी आने लगे, तब समझिए कि कविता से ऊपर गद्य पहुंच रहा है। लेकिन गद्य से भी बड़ी चीज और है। गद्य में यद्यपि कहानी, कविता, नाटक आदि विधाएं आती हैं, लेकिन
गद्य में निबंध बहुत कठिन चीज है, इसलिए ये भी कहा गया कि गद्यानाम निबंधा निक्षम बदलती। गद्य में निबंध एक निकष है, कसौटी है। निबंध देखिए क्या है कि आगामी समय की एकमात्र विधा है निबंध। अभी हमें लग रहा है कि निबंध बहुत सामान्य चीज है, लेकिन निबंध तो आपके जीवन से जुड़ी हुई विधा है। जब आप तीसरी कक्षा में थे तब आपको न कहानी लिखना सिखाया जाता था, न आपको उपन्यास लिखना सिखाया जाता था, न आपको कविता लिखना सिखाई जाती थी, लेकिन निबंध लिखना सिखाया जाता था। आप महात्मा गांधी पर निबंध लिखते थे, आप चांदनी रात्रि में नौका विहार पर निबंध लिखते थे। आपको जब मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आप निबंध लिखते थे, दीपावली पर निबंध लिखते थे, गाय पर निबंध लिखते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि निबंध जब आप तीसरी कक्षा से लिख रहे हो, अभी तक लिखते जा रहे हो, चाहे पीएससी की परीक्षा देना हो आपको, चाहे यूपीएससी की परीक्षा देना हो, तो आपको निबंध लिखना ही पड़ेगा, निबंध में निष्णात होना ही पड़ेगा। और निबंध बहुत एकांतिक विधा नहीं है। निबंध का परिवार बड़ा विस्तृत परिवार है, और विधाएं तो सीमित हैं, लेकिन निबंध का परिवार बहुत व्यापक परिवार है। अगर आप ध्यान देंगे तो रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, पत्र है, डायरी है, तमाम तरह का जो लेखन। आप रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं और समाचार पत्रों में एक पेज आता है जिस पर संपादकीय होता है। उस संपादकीय के लगभग 2-3 निबंध आप रोज पढ़ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि हम निबंध पढ़ रहे हैं, जबकि है वो निबंध। इसका अर्थ ये हुआ कि निबंध बड़ी व्यापक विधा है। और मुझे प्रसन्नता तब हुई जब लगभग सभी कृतियां अनीता जी की निबंध परक रचनाएं थी, और इसलिए अच्छे लगी कि जूझता वही है जो जीवन रखता है। और साहित्य तो जूझने का नाम है, साहित्य कोई खेल नहीं है। लोगन कवित्व की वो खेल कर जाना है, नीतिकाल का कवि कहता है, लोगों ने कविता लिखना खेल बना लिया है। और समय भी कविता लिखना खेल था, जैसा आज के समय में कविता लिखना खेल है। ये निबंध लिखना खेल नहीं, ये क्रीड़ा विनोद नहीं है। निबंध को जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किसी परीक्षा में जब आप निबंध लिखते रहे होंगे तो आपको कठिनाई तो सबसे पहले ये जाती होगी कि शुरू कहाँ से करें, कैसे शुरू करें। और शुरू करते करते आप काटते जाते होंगे कि अभी ठीक से मुखड़ा नहीं बन पाया, अभी ठीक से नहीं हो पाया। तो ये निबंध चुनौतीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विधा से जूझने की सामर्थ्य अनीता जी के पास है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनीता जी सतत रूप से, अव्यक्त भाव से और यश की कामना किए बिना अपने काम में संलग्न रही और उस काम को अंजाम देती रही। मैं जानता था कि आपके पास लेखन की क्षमता है और अभिव्यक्ति की भी क्षमता है। इन दोनों की क्षमता जब इकट्ठी हो जाती है तो पुस्तक आती है। पुस्तक ऐसे नहीं आ जाती है कि पुस्तक आना ही है, पुस्तक छपेगी ही नहीं। जब तक आपके पास यह दृष्टि ना हो कि आप जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति जब पहुंचेगी लोगों के पास तो उसके साथ लोग क्या प्रतिक्रिया करेंगे, और अगर प्रतिक्रिया अनुकूल होगी तो पुस्तक का प्रकाशन सार्थक, और अगर प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं हुई तो पुस्तक का प्रकाशन निरर्थक। मैं इस बात से भी आजकल बहुत ज़्यादा अपनी सहमति नहीं रखता कि किताबें बहुत आ रही हैं। इतनी किताबें कभी नहीं है। हम
जिस समय में हैं, इस समय में जितनी किताबें छप रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, मैं तो जब चाहता हूँ कहीं तो हर आदमी मुझे किताब देने के लिए आ जाता है कि मेरी किताब ये छप गई है। मुझे लगता है ये तो बहुत विचित्र समय हमारे साथ चल रहा है, जहाँ किताबें ही किताबें आ रही हैं और लग रहा है कि किताबों का अटाटोप हो रहा है। मुझे किताबें घर में रखने के लिए जगह नहीं बचती है। लोग डांटते हैं कि ये किताब क्यों लाते हो, किताब क्यों आते हैं, मैं घर में कहाँ रखेंगे किताबें। इतनी किताबें छप रही हैं, लेकिन उन किताबों में से बहुत कुछ निकालना कठिन होता है। यद्यपि मुझे जो किताबें मिलती हैं मैं उन्हें निष्ठापूर्वक पढ़ता हूँ और निष्ठापूर्वक पढ़ करके ही उन पर कुछ थोड़ा बहुत अपना बोलता हूँ या लिख देता हूँ। जब भी डॉक्टर नामवर सिंह के साथ में एक कार्यक्रम में था रायपुर में, उनको मैं भेजने एयरपोर्ट पे गया, कुछ किताबें उनके साथ लोगों ने दी थी, कुछ किताबें, तो मैं उनकी किताबें धो रहा था। धो रहा उसमें रख दूँ एयरपोर्ट में जा करके, तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप ये जो किताबें आप लिए हो इनमें से एक किताब निकाल दीजिए। बोले ये बाल खेलने किताबें हैं, इनको तो आप ले जाओ, मैं नहीं ले जाऊँगा। मैं तो उसमें एक किताब छाप रहा हूँ, ये किताब मैं लेके जाऊँगा। मेरे गुरुवर थे डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। एक दिन मैं उनके साथ एक कार्यक्रम में एक कमरे में रुका हुआ था होटल के, वो मेरे साथ थे और साथ थे, ग्रुप थे, मैं सेवा कर रहा था उनकी। जब जाने लगे तो उनको जो किताबें मिली, बड़े आलोचक थे, उनको जो पुस्तकें मिली थी उन पुस्तकों को मैं समेट रहा था और मैंने पूरी पुस्तकें समेटी। उन पुस्तकों को मैंने बंडल बांधा और उनको कहा कि गुरुदेव अब ये किताबें लेके जाना है। बोले किताबें नहीं जाना है, ये यही कमरे में रहेंगी। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले पहले मैं किताबें ले जा, फिर मैंने किताबें ट्रेन में अपनी बर्थ पे छोड़ना शुरू कर फिर मैंने कमरे में भी किताबें छोड़ना शुरू किया, लेकिन जो होटल का मैनेजर था उसने समझा मैं भूलवश छोड़ दिया। उसने मेरे पते के पास तो मैंने क्या करना है? बोले तो कुछ नहीं करना है, उससे हम मैनेजर से कह देंगे कि इसको कोई अगर गलती खरीदने वाला है मेरे साथ जुड़े हुए कुछ संस्मरण हैं, स्पष्ट करते हैं कि जिनको हम किताब देते हैं वो किताब का आदर नहीं करते। इसलिए पहली चीज तो ये है, किताब आप उसको दीजिए जो आपकी किताब का आदर कर सके, आपकी किताब को पढ़ सके, आपकी किताब का मन कर सके और आपको कम से कम एक चिट्ठी लिख सके कि मैंने आपकी ये किताब पढ़ी है। मुझे जब अनीता जी की ये गद्य की किताबें मिली तो मैंने देखा कि अनीता जी के पास जो लिखने की सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य धीरे धीरे कैसे टू द पॉइंट होना शुरू करती है। तीन किताबें हैं, देखिए, एक है समीक्षा से संबंधित, समीक्षा दृष्टि, दूसरी है पर्यायवाची स्त्री और तीसरी है विविध प्रयोजन। विविध प्रयोजन तक आते आते मुझे लगा कि अनीता जी की दृष्टि फैली, अनीता जी का लेखन गंभीर और गहराई वाला है। मैं वहां तक आते आते समझ सका। ये जो चौथी पुस्तक या पत्रिका है शब्द, इसको भी मैंने पढ़ा और मुझे वो कबीर का पद याद आ गया, साधो साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द की साधना कीजिए। शब्द की साधना उन्हें ज्यादा करना है जो शब्द से जुड़े।
हमें और आपको और इन सबको शब्द की साधना का उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो शब्द जीवी हैं, शब्द को पढ़ाते हैं, शब्द को कमाते हैं, शब्द को ओढ़ते और बिछाते हैं, उन सबको शब्द की महिमा जानना चाहिए, उन सबको शब्द की साधना करना चाहिए। कम से कम महाविद्यालय के स्तर पर जो हिंदी पढ़ाते हैं उनको तो शब्द के भीतर प्रवेश करना आना ही चाहिए। जब तक वो शब्द के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक शब्द की आत्मा का संप्रेषण वे अपने विद्यार्थी तक नहीं कर सकते। इसलिए शब्द की आत्मा तक जाने का निरंतर प्रयास किसे करना है? आचार्य को करना है। मुझे उपनिषद का एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। शिष्य ने ऋषि से पूछा, गुरु से पूछा कि जब सूर्य नहीं रहेगा तो हम प्रकाश कहाँ से पाएंगे? उन्होंने कहा चंद्रमा से। बोले जब चंद्रमा नहीं रहेगा तो कहाँ से प्रकाश पाएंगे? बोले तारागणों से। जब तारागण नहीं रहेंगे तो कहाँ से प्रकाश पाएंगे? उन्होंने कहा आग से प्रकाश पाएंगे। बोले जब आग नहीं रहेगी तब हम कहाँ से प्रकाश पाएंगे? उन्होंने कहा तब शब्द से प्रकाश पाओगे, शब्द से प्रकाश पाओगे। आप देखिए, मैं हटा में पढ़ता था। हटा मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर था। एक बार लौटते हुए रात हो गई। उस समय गांव के किनारे ज्वार के खेत होते थे, बड़े बड़े ज्वार के खेत खड़े थे, अंधकार था। मैं छोटा था, उम्र में 12-13 साल का रहा होगा। तब मुझे भयभीत हुआ रास्ते में चलते हुए। इतना भयभीत हुआ कि शरीर में कंपन आ गया, शरीर लस्त पस्त होने लगा। तब वहाँ कहीं से आवाज आई कि चले आओ मैं हूँ। उसने खड़बड़ सुनी होगी, बोला चले आओ मैं हूँ। मेरे शरीर में घूम जाए। ये जो चले आओ मैं हूँ ये शब्द था, जिस शब्द में और कहा कि डरो मत मैं हूँ। शब्द कहता है माँ भई डरो मत, डरो मत। मुझसे लोग कहते हैं कि क्या महाविद्यालय के प्राध्यापक को लिखना जरूरी है? क्या उसे लेखक होना जरूरी है? मैं पूछता हूँ उनसे कि चित्रकला को पढ़ाने वाले क्या चित्र बनाना नहीं जानते? संगीत को पढ़ाने वाले क्या संगीत नहीं जानते? जब साहित्य आपको पढ़ाना है तो आप साहित्य की सर्जना भी अपने भीतर पालिए। अगर साहित्य की सर्जना आपने अपने भीतर नहीं पाली है तो एक बहुत अच्छे शिक्षक आप नहीं बन सकते। आप कवियों की कविताओं में उस समय तक नहीं प्रवेश कर सकते जब तक कि आपके भीतर स्वयं सर्जनात्मक चेतना ना हो। जब आपके भीतर स्वयं सर्जनात्मक चेतना होगी तभी आप अपने छात्र को उस सृजन की विभिन्न आयामों वाली चेतना को प्रकट कर पाएंगे। इसलिए मैं अनिता जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने भीतर एक सर्जक को सदैव पाल रखा है। ये सर्जक अगर किसी ने पाला तो ये समझिए कि आजीवन उसे वह साथ देता रहेगा। सब साथ छोड़ देंगे, सब साथ छोड़ देंगे, बच्चे साथ छोड़ देंगे, घर वाले साथ छोड़ देंगे, परिवार साथ छोड़ देगा, लेकिन आपके साथ शब्द रहेगा, शब्द की साधना रहेगी। आधार पर आप अपना मार्ग निर्धारित करेंगे। वो आपकी उंगली पकड़ करके कपिला गो बन करके आपको पुन्नाम नरक से निकालने का प्रयास करेगा। शब्द में मुक्त ताकत होगी। इसमें जिन शब्द मनीषियों की चर्चा की गई है वे शब्द मनीषी वरेण्य थे और महाविद्यालय का वो स्वर्ण काल था जब इस तरह के शब्द मनीषी महाविद्यालय में विद्यमान थे। हम और राठौर साहब तो एक साथ ही हम ये फर्स्ट ईयर में आए थे। हम लोगों ने साथ साथ पढ़ना शुरू किया था और हम लोग संस्कृत लिए थे
इसलिए एक पीरियड हम लोगों का गैप का होता था। एस डी मिश्रा उस समय प्रिंसिपल थे। हम लोगों ने विचार किया कि मिश्रा जी के पास जाकर के कहें कि कुछ पत्रिकाएं हमारे पास रख दें, इस खाली पीरियड में हम उसको पढ़ा देंगे। मिश्रा जी के पास जाना सामान्य बात नहीं थी। मिलिट्री से आए हुए थे वो और पिस्टल लेके चलते थे। एक लड़का था उस समय यहाँ पे आ गया और वो बड़ा विचित्र लड़का था। जब उनको बताया गया कि ये लड़का बहुत विध्वंसक लड़का है तो उन्होंने कहा बुलाया, उन्होंने पिस्टल रखी, बोले देखो मैं मिलिट्री से आया हूँ और मुझे एक खून माफ है। आप गड़बड़ नहीं करना और उस दिन से वो दिखा देना। तो मिश्रा जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, हम लोगों ने साहस करके उनके पास गए और साहस करने के बाद उनको कहा कि यहाँ धर्मयोग साप्ताहिक हिंदुस्तान आते हैं, हम लोगों को बता दीजिए। तो हम लोग करके पढ़ा, बोले तुम लोग लाइब्रेरी जाया करो, मैं लाइब्रेरी में रखवा दूंगा। तो ये हम लोग जो थे साहित्यिक अनुष्ठान के लिए उस समय से इस रूप में, अभी आपने बताया कि इसमें डॉक्टर महेश प्रसाद चतुर्वेदी प्रिंसिपल थे। मैंने 18 से 11वीं किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ समय। लोगों ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग जाना सरल था उस समय। मैंने यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद मेरे मन में आया कि नहीं मैं कविता रचता हूँ और ये लाइन ठीक नहीं है। तो मैं उनके पास एप्लीकेशन लेकर, मैं साथ चतुर्वेदी जी के पास एप्लीकेशन लेके पहुँचा। मैंने कहा मैं विषय चेंज करना चाहता हूँ। अरे बोले पागल हो, बीएससी कर लोगे कहीं मास्टर बन जाओगे, आर्ट्स में क्या रखा है। मैं थोड़ा बोल था उनसे, तो उन्होंने कहा क्यों लेना। मैंने कहा मैं साहित्यकार बनना चाहता हूँ। बोले साहित्यकार बन के क्या करोगे। मैंने कहा मैंने तो ठान लिया है कि मैं तो साहित्यकार बनूंगा। वे नाराज हुए, नाराज होकर के उन्होंने मेरे आवेदन पर लिख दिया स्वीकृत, और उन्होंने मेरे हाथ में नहीं दिया, फेंक दिया। बोले भाड़ में जाना है, साहित्य में आना। सामान्य चीज हो, साहित्य में आने पर वो कहता था कि एक दिन मौत का दिन मुअय्यन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आ रही है। साहित्यकार को रात भर नींद न आने का अर्थ है कि वह स्वयं नहीं होता। साहित्यकार अगर स्वयं होगा तो साहित्य नहीं रचेगा। साहित्यकार तो पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि जब ये रचना हुई थी उस समय ये रचना सामान्य ने नहीं की थी, ये कवि ने की थी। ये रचना वो प्रजापति जो था वो कवि था, उसने ही ये रचना की थी। और जब उसकी रचना हुई तो कहा गया पश्य देवस्य काव्यम न जीवन्यति न मम। देवता की कविता देखो, ये संसार पूरी उस देवता की कविता है, न ये जीवन होती है न ये मरती है। जब हम ऐसे कवि लोक में जीवित हैं तो हमारा प्लग अगर उस कवि लोक के सिस्टम से नहीं जुड़ पाया तो कवि होना व्यर्थ, कवि का अर्थ नहीं। हम जब उस प्लग से उससे अपना प्लग जोड़ते हैं तब हमारे भीतर ये विश्वजनीन जो समस्याएं हैं, विश्वजनीन अनुभूतियां हैं, वो प्रकट होती हैं। अनीता जी ने समीक्षाएं लिखी हैं, काव्य की समीक्षा लिखी, उपन्यास की समीक्षा लिखी, खंड काव्य की समीक्षा लिखी, श्री नरेश मेहता की समीक्षा लिखी, अक्षय कोजा की समीक्षा लिखी, हरिनारायण नीरव की समीक्षा की। ऐसे तमाम लोगों की समीक्षाएं हमने लिखी। लेकिन मैं आपकी लिखी हुई समीक्षाओं को प्रारंभ में मैंने यही किताब पढ़ी और मुझे लगा कि
अनीता जी ने ये समीक्षाएं किसी दबाव के तहत उत्फुल्लता में नहीं लिखी। इन समीक्षाओं के माध्यम से वे बिल्कुल खुल नहीं पा रहे, क्योंकि इनमें चयन दृष्टि ज्यादा थी। 1, 2, 3 समीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें अनीता जी खुलती, जैसे अभी ने शरद सिंह की पुस्तक का उल्लेख किया, विस्तार से उसने चर्चा। श्री नरेश मेहता के साथ आपने अपने को जोड़ने का बहुत सही दिशा के साथ प्रवेश किया है, लेकिन समीक्षा की किताब मुझे उतनी जितनी इनका व्यक्तित्व है उतना व्यक्तित्व मुझे इसमें मिल नहीं पाया। मैंने दूसरी किताब पढ़ी, पर्यायवाची स्त्री। इस किताब में अनीता जी ने स्त्री विमर्श को महत्व प्रदान किया। स्त्री विमर्श का तात्पर्य यह है कि हम जिस युग में हैं, इस युग में अनेक विमर्श प्रारंभ हुए। लोग के ऊपर विमर्श प्रारंभ हुआ, आदिवासी विमर्श प्रारंभ हुआ, विकलांग विमर्श प्रारंभ हुआ, स्त्री विमर्श प्रारंभ हुआ, और स्त्री विमर्श इस सीमा तक पहुंचा कि हमने स्त्री को पुरुष के समानांतर नहीं, पुरुष से ज्यादा ऊपर खड़ा कर दिया और स्त्रियों के भीतर ये भावना भर दी कि पुरुष ने तुम्हारा शोषण किया है। मुझे प्रसन्नता हुई जब मैंने इस किताब को पढ़ा कि अनीता जी ने इस विलोम को पूरी तरह से ध्वस्त किया। अनीता जी ने स्त्री की शक्ति को उस रूप में नहीं किया जो कि पुरुष को एक तरह से दोषी के रूप में प्रस्तुत करती थी। अनीता जी ने स्त्री को पुरुष की परिपूरक दृष्टि के रूप में ग्रहण किया और ये इनका पॉजिटिव दृष्टिकोण मुझे बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि ये स्त्री का जो शुरू का प्रसंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो सोया हुआ था अनादि पुरुष महाप्रलय में, तब उसके भीतर एक इच्छा जागी कि इनको हम बहुत श्याम हूँ, मैं एक से बहुत हो जाऊँ। जब वो एक से बहुत हो गया तो उसकी 3 इच्छाएं जागी। एक इच्छा थी शिष्टरक्षा, एक इच्छा थी रिलंसा, एक इच्छा थी युद्ध करने की इच्छा। जब उसे रिलंसा की इच्छा जागी, रमण करने की इच्छा जागी, तो अब एकाकी तो रमण किया नहीं जा सकता था। एकाकी न रमते, वह एकाकी नहीं रम पा रहा था। तब उसने अपनी आत्मा को द्विधा विभाजित किया, आत्मा के 2 भाग कर दिए, एक भाग पुरुष और एक भाग स्त्री। आप ध्यान दीजिए कि अणु का विखंडन परमाणु हुआ, परमाणु का विखंडन न्यूट्रॉन प्रोटॉन हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग नहीं किए जा सकते। इतना जबरदस्त आकर्षण उनमें है कि वो अपने आप उस आकर्षण से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये नारी पुरुष की अवधारणा है। नारी पुरुष इस परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, उनमें अज्ञात भाव से एक आकर्षण समाया। अनीता जी ने इस आकर्षण के सूत्र को अपने इस संकलन में संजो के रखा, इस सूत्र का ध्यान रखा, और मुझे दक्षिण भारत की एक सरपंच महिला की याद आ गई। उस सरपंच महिला का ये है कि दक्षिण भारत के एक गांव में महिला सरपंच थी। उस सरपंच ने पंचायत जोड़ी और ये ग्राम पंचायत ने निर्णय किया कि हमारे गांव में कोई नशा नहीं करेगा, और जो नशा करेगा उसको ग्राम पंचायत दंड देगी। पारित हो गया, लेकिन दूसरे दिन देखा कि सरपंच का पति ही नशा कर रहा है। तब ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया
उसमें सरपंच भी सम्मिलित थी कि ये पूरे गांव में आज झाड़ू लगा दिया, जितने रास्ते और गलियां हैं उसमें झाड़ू लगा दिया। सुबह हुई को सरपंच का पति झाड़ू लगा रहा था, लेकिन वो सरपंच पत्नी भी झाड़ू लगा रही थी। तो लोगों ने कहा कि आपने तो अपने पति को दंड दिया है, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? बोले मैं वहां सरपंच थी, यहाँ मैं उस पत्नी हूँ और पत्नी होने के कारण मेरा ये दायित्व है कि मैं उसके अच्छे में, उसके भले में और उसके बुरे में भी उसका साथ रहूं। मैं इसलिए उसका साथ दे रही हूँ। ये पति पत्नी की धारणा जिन शीर्षकों में भी अनिता जी ने चर्चा की है, उनमें बहुत अच्छे ढंग से स्त्री का द्वंद्व और पुरुष का द्वंद्व प्रकट नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्त्री और पुरुष के साथ सामंजस्य, समन्वय और उसमें एकात्म तत्व की तलाश ये किताब करती है। इसलिए मैं इसे अन्य स्त्री विमर्शों के साथ न रख करके ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन्होंने स्त्री विमर्श के लिए एक नई दिशा खोली, एक नया प्रस्थान किया है। इस प्रस्थान के लिए मैं कहता हूँ कि आप आगे भी बढ़िए, पढ़ लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण कृति है वो विविध, जिससे मुझे बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि ये अनिता जी का सुमेरु है। माला में जैसे सुमेरु होती है वैसे ये सुमेरु ग्रंथ है, क्योंकि इसमें निबंध की जो कसौटियां हैं उन सारी कसौटियों पर ये निबंध कसे, विभिन्न विषयों पर ये निबंध हैं इसमें, और बहुत गहराई से निबंधों में अपने विषय का प्रतिपादन किया। जैसे दीपक का पहला ही निबंध है। दीपक में हम सामान्य दीपक का ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी तो कहता है कि ऐसा दीपक खोज रहा है जिसकी शिखा न उगले काजल, जिसके तले न हो। ऐसा दीपक खोज रहा हूँ जिसकी शिखा न उजले काजल, उगले काजल, जिसके तले न हो अंधियारा। अब ऐसा दीपक कहाँ मिलेगा? लेकिन अनीता जी ने ऐसा दीपक खोजा और सारी चर्चा उसी दीपक की है, चाहे वो कबीर का गुरु दीपक हो। कबीरा लागा जाए था लोग वेद के साथ, आगे फिर सतगुरु मिले और दीपक दिया। ये ज्ञान का दीपक है, जिसकी शिखा काजल नहीं उगलती, जिसके नीचे अंधेरा नहीं होता। एक दीपक मृत्तिका के दीपक से ले जा करके वहां तक की यात्रा अनिता जी ने दीपक के साथ की। ये बताता है ये प्रसंग कि लेखक में कितना धैर्य और कितनी गहराई। लेखक का मतलब ये नहीं है कि ये छोटे से विजन को लेके चले। लेखक का मतलब है कि वो उसका विजन कितना व्यापक है, और अगर लेखक को विजन अपना व्यापक बनाना है तो उसे अपने भीतर अंतःकरण में एक अवकाश बनाना पड़ेगा। जितना अवकाश आप अंतःकरण में बनाएंगे उतना ही विजन आपका व्यापक बनेगा। ये लेखक की पहली शर्त है कि आप अपने अंतःकरण के आयतन को बढ़ाइए। अंतःकरण के आयतन को नहीं बढ़ाया गया तो आपका विजन व्यापक नहीं बनेगा, आपका विजन सीमित होता जाएगा और रचना बहुत सीमित होगी। निबंध में ये बड़ी बात होती है कि आप किन किन दिशाओं को छू रहे हैं, आप कहाँ कहाँ तक गतिशील और संचरणशील हो रहे हैं। अनिता जी ने बहुत लंबी यात्रा, वो कहती हैं सौंदर्य बोध कराने की अति गहन और सूक्ष्म दृष्टि दीपक में व्याप्त है। दीपक एक सामान्य वृक्ष का पदार्थ नहीं है, एक सामान्य बत्ती से जलने वाली आग नहीं है। वह सौंदर्य बोध कराने की अति गहन और सूक्ष्म दृष्टि। आपका
सौंदर्य बोध कितना व्यापक और गहरा है, इसको उकसाने के लिए दीपक की बाती जब काम करने लगे तब समझिए कि आपके भीतर वो दीपक जल रहा है जो कबीर के गुरु ने उनको दिया था। जब तक ये दीपक आपके पास नहीं होगा, आप लाख कोशिश कीजिए, आपके भीतर प्रकाश और बाहर प्रकाश नहीं आएगा। आपको शब्द को दीपक के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। शब्द दीपक है, आप शब्द की दीपक की लौ जगाइए। आप पहले भीतर जगमग होंगे, तब वो जगमगाहट बाहर जगमगाहट बनेगी। ये जगमगाहट पहले लेखक अनुभव तो करे, लेखक अनुभव नहीं कर पाता है और जबरदस्ती शब्दों का और शब्दों का रहस्य लोक निर्मित करता रहता है। लेखक जब तक अपने भीतर इस तरह से नहीं अनुभव करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। एक निबंध में पढ़ रहा था, अपेक्षा एक संजीवनी। ये देखिए, हम लोग सुनते रहते थे एक वाक्य कि आप किसी से अपेक्षा मत करें तो आप सुखी रहोगे। यही कहा जाता है कि आप इनसे अपेक्षा मत करिए। आप अपेक्षा करेंगे और आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आप रुष्ट हो जाएंगे। नहीं, इस कथन को उलट दिया है उनका। वो कहती हैं कि अपेक्षा तो होना चाहिए, अपेक्षा जीवन की संजीवनी है। अर्थात आप अपेक्षा करना बंद कर देंगे तो आप समाज में संसार में रहना भी बंद कर रहे हैं। आपको अगर संसार और समाज में रहना है तो आपको अपेक्षा तो रखना ही पड़ेगी। मैं सोच रहा था इस संबंध को पढ़ते पढ़ते कि अनीता जी ये बात तो कर रही है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि जो हमें अपेक्षा रखना ही चाहिए। लेकिन मेरे मन में जो बात थी कि आदमी को अपने से अपेक्षा नहीं करना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि ये बात कब ये मिलेगी मुझे इस संबंध में, और वो बात मुझे मिल गई। मैंने जान लिया कि ये दृष्टि बाहर तक भी है और आदमी के भीतर तक है। आप अपने आप से अपेक्षाएं मत रखिए। रामदास मिश्र हिंदी के बड़े लेखक हैं, पिछले वर्ष हमने 100 वर्ष पूरे किए। उनसे पूछा गया कि आपकी लंबी आयु का रहस्य क्या है? उसके बाद साफ कैसे बोले, मैंने कोई महत्वाकांक्षा नहीं। क्या बात है, क्योंकि महत्वाकांक्षा आदमी को प्राप्ति हो। आप अपने कद के अनुकूल महत्वाकांक्षाएं तो पाल सकते हैं,